नमस्कार, जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। मैं हूं आपका सारथी चंद्रकांत शर्मा और आज हम बात करेंगे विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर। समसामयिक घटनाक्रम में 20 नवंबर से 26 नवंबर के मध्य आने वाले सामाजिक मुद्दे जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो एक नज़र हम डालते हैं कि हम किन सामाजिक मुद्दों को इस बार पढ़ने वाले हैं। हम जब इन मुद्दों को पढ़ रहे होंगे तो हमारे परीक्षा की दृष्टि से तो उपयोगी हैं ही, साथ ही हमारे व्यक्तिगत जीवन या हमारे जो सामाजिक जीवन के लिए कुछ ऐसी बातें ये हम लोग को बतला के जाएंगे जो हमारे लिए हमेशा काम आने वाली हैं और उनसे हम कुछ सीख सकते हैं अपने निजी जीवन के लिए और सामाजिक जीवन के लिए। ठीक है, सबसे पहले हम नजर डालेंगे भारत की घटती हुई प्रजनन दर पर। एक ऐसा अचंभित सी बात की जा रही है कि जहां लोग ये कल्पना करने वाले थे कि आने वाले दिनों में भारत दुनिया की सबसे आबादी वाला देश बनेगा, लेकिन एक जो आंकड़ा आया यहाँ पर परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के द्वारा जो एक रिपोर्ट आई है उसमें ये बतलाया गया है कि भारत में जो प्रजनन दर है उसमें कमी देखने को मिल रही है। तो उसके क्या कारण हो सकते हैं, क्या आगे महत्व हो सकते हैं, क्या इसकी चिंताजनक विषय हैं या इसके आगे की राह क्या हो सकती है, इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। इसके बाद वैश्विक रिपोर्ट 2021, वैश्विक पोषण रिपोर्ट 2021 की हम चर्चा करेंगे। वैश्विक पोषण रिपोर्ट मतलब दुनिया भर में जिस तरह से पोषण वाले पदार्थों की मात्रा की उपलब्धता है या इससे भारत के परिदृश्य में क्या चीज़ें, क्या कठिनाइयाँ आ रही हैं, भारत में जो बच्चों की स्थिति है वो कैसी है, तो इस सभी बातों को हम यहाँ पर जिक्र करने वाले हैं। तीसरा विषय हमारा रहेगा शहरी भारत में हेल्थ केयर इक्विटी, यानी कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो शहरी क्षेत्रों में जो अमीर और गरीब के बीच में स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच की समानता है उसमें बहुत बड़ा अंतर है। और एक निजी ऑर्गेनाइजेशन, निजी संस्थान के द्वारा ये आंकड़े जुटाए गए और उन आंकड़ों के द्वारा किसी विश्वविद्यालय के साथ मिलकर उन्होंने ये रिपोर्ट जारी की। तो क्या है उसके मायने, आगे की भविष्य की चिंताएं क्या हो सकती हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर कैसे बनाया सकता है, गरीबी और अमीरी के बीच का जो अंतर है उसे कैसे पाटा जा सकता है, ये सभी बातों की बात होगी। तो पूरे एकाग्र मन के साथ जुड़िए मेरे साथ और सबसे पहले हम बात करने वाले हैं हमारे पहले विषय की, यानी कि भारत की घटती हुई कुल प्रजनन दर। तो मन में एकाएक यही प्रश्न बनेगा सबसे पहले कि भाई साहब ये बात आई कहां से, तो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-21, 19 से लेके 21 के मध्य का ये सर्वेक्षण है और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण इसका नाम है। इसने अपने आंकड़े जारी किए और आंकड़े जारी करने के बाद कहा कि भारत में जो प्रजनन की दर है अब वो कम होती जा रही है। साथ ही कम होने के साथ में और कुछ आंकड़े भी इसने प्रदर्शित किए। तो आंकड़े क्या प्रदर्शित किए एक बार उन पे नजर डाल देते हैं, क्योंकि इनके बारे में हम विस्तार से नहीं पढ़ने वाले और हम केवल प्रजनन दर को लेके आगे चलेंगे। हम समझेंगे कि क्या होती है प्रजनन दर, क्या होती है प्रतिस्थापन दर, इन दोनों के बारे में भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो यहां अगर रिपोर्ट की हम बात करें तो एक चीज बता दे रहा हूं मैं, ठीक है। ये जो नीला सा डब्बा दिख रहा है ना आपको, ये है कब का, ये पुराना है, पूर्व का, और ये जो लाल वाली रेखा दिख रही है आपको ये अभी का डाटा है, अभी के आंकड़े हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें गर्भ निरोधक संसाधनों की, तो इनकी जो स्थिति है वो कितने लोगों तक पहुंच थी और कितने प्रतिशत लोगों तक अब है। तो आंकड़ा थोड़ा सा एक संतोषजनक आंकड़ा निकला है कि पहले केवल 54% लोगों तक ही गर्भ निरोध के साधनों की जानकारी थी या उनकी पहुंच थी, और वर्तमान की बात करें तो 67% लोगों तक इसकी पहुंच हो गई है। तो यहां दिमाग में आप रखना कि बढ़ोतरी हो रही है और इसी कारण वो गर्भ निरोधक संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं, साधनों का जो प्रयोग कर रहे हैं उसके आधार पर ही प्रजनन दर में कमी आई है, यानी कि जागरूकता बढ़ी है, जन जागरूकता बढ़ी है, लोगों की बड़े परिवारों की और बड़े परिवारों से छोटे परिवार पर आने की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ने लगी है। तो इसलिए प्रजनन दर जो है वो भी स्वयं कमने लगी है। ठीक है, वहीं पर परिवार नियोजन के कार्यक्रमों में हम देखें तो यहां निराशा है थोड़ी सी, क्योंकि पहले 13% लोगों को परिवार नियोजन की जो योजनाएं थी या उनके द्वारा जो प्रोत्साहन राशि थी उसके कारण उन लोगों के काम हो रहे थे, लेकिन
अभी अगर हम बात करें तो केवल 9% लोग ही परिवार नियोजन या उससे संबंधित योजनाएं या जानकारियां रखते हैं, ये रिपोर्ट के अंदर। इसके अलावा यदि हम देखें टीकाकरण, जो 12 से 13 महीने में हो जाता है सामान्यतः बच्चों में, तो टीकाकरण में भी आंकड़े अच्छे हैं। पहले 62% जो बच्चे थे उनको टीकाकरण हो रहा था, महिलाओं को, लेकिन अब 76% तक टीकाकरण की पहुंच हो गई है और बहुत बढ़िया आंकड़ा ये आ गया है। ठीक है, इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल बात, मतलब हम यूं बात करें कि संस्थागत प्रसव की बात हो रही है यहां पर, कि पहले 79% जो प्रसव हो रहे थे वो कहां पर हो रहे थे, घरों में, मतलब संस्थानों में हो रहे थे। ठीक है, लेकिन अब ये आंकड़ा 10% की बढ़ोतरी करते हुए 89 पे आ गया, 89% पे आ गया, 79 से 89 पे आ गया है। तो यहां 10% की बढ़ोतरी दिख रही है। और इसी कारण हम यूं बात करें शिशु मृत्यु दर हो या मातृ मृत्यु दर हो, इसमें भी कमी आ गई है और लोगों का जब अस्पताल तक जाना हो गया तो विधिवत सारी चीजें होने लगी हैं। ठीक है, वहीं हम स्ट्यूनिंग की बात करें, ये क्या है कि बच्चों में उम्र के हिसाब से उनकी ऊंचाई या जो हाइट है उसका ना बढ़ना होना है। तो पहले ये 38% तक, अब इसमें भी कमी देखने को मिली है, तो 36% कमी है। लेकिन जिसकी हम बात कर रहे हैं कुल प्रजनन दर, यानी कि महिलाओं में जो प्रजनन दर है वो कम हुई है। और कम कितनी हुई है, आंकड़ा साफ लिखा है यहां पर, 2 हो गई है। तो पहले कितनी थी, तो 2.2 थी। यानी कि पहले TFR जो था हमारा कुल प्रजनन दर, जिसे शॉर्ट फॉर्म में TFR बोलते हैं, ठीक है, टोटल फर्टिलिटी रेट, तो ये 2.2 था, 2.2, लेकिन वर्तमान में कितना हो गया, 2। अब ये क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये कुछ आंकड़े हैं जो आपकी कॉपी में भी लिखे होने चाहिए और आप एक बार नजर बना के रखें कि हाँ बढ़ोतरी हो रही है या कमी हो रही है, क्योंकि इससे लगभग कोई भी प्रश्न अगर परीक्षा में पूछा जा सकता है जनसंख्या वृद्धि को लेकर, शिशु मृत्यु दर को लेकर या मातृ मृत्यु दर को, तो इन आंकड़ों के संयोजन से आप प्रश्न को उत्तर लिख सकते हो। ठीक है, तो कुल प्रजनन दर क्या होती है। ठीक है, कुल प्रजनन दर का आशय क्या है कि कितने बच्चे जन्म ले रहे हैं, एक पीढ़ी को प्रतिस्थापित करने के लिए कितने बच्चे और आ रहे हैं। और ये 2.2 और 2 क्या है, तो एक समझते हैं हम कि अगर हम कुल प्रजनन दर की बात करें तो इसका आशय ये होता है कि उन बच्चों की कुल संख्या जो किसी महिला के अपने जीवन काल में पैदा होते या होने की संभावना होती है। अब महिलाएं बच्चे पैदा कितने वर्षों में कर सकती हैं, मतलब कितने वर्ष तक कर सकती हैं, तो एक आंकड़ा कहता है कि 15 वर्ष से, ठीक है, और 49 वर्ष तक कोई भी महिला जो है बच्चे पैदा कर सकती है। और इसके बीच में जितने बच्चे पैदा करते हैं उसे कोई हम कुल प्रजनन दर में शामिल करते हैं। अब यहां महिला अकेले बच्चे पैदा नहीं करती, तो पुरुषों का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, तो हम ये मान के चले कि ठीक है, अगर 10 पुरुष हैं और 10 महिलाएं हैं तो ये दोनों मिलके कितने हो गए, 20। और इन 20 जोड़ों के ऊपर, युगलों के ऊपर, यहां पर अगर हम ये कहते हैं कि 2.2 यानी कि 2.2 कुल प्रजनन दर है, इसका मतलब है कि 22 बच्चे जन्म ले रहे हैं। समझ में आया? समझ में आया? एक बार और बता देता हूं कि जहां हम 10 पुरुष और 10 महिलाओं के जोड़े की बात कर रहे हैं तो 20 लोग हो गए, और इनकी कुल प्रजनन दर को अगर निकाला जा रहा है तो वो आया 2.2। इसका मतलब है 22 बच्चे जन्म लिए। लेकिन अभी कितना है ये, तो ये आ गया है 2 पॉइंट पे, मतलब 2 पे आ गया। मतलब अब कितने, 20 लोगों पर 20 बच्चे ही जन्म ले रहे हैं। अगर हम इसे जनसंख्या विस्फोट के रूप में देखेंगे तो वहां हमें ये सकारात्मक लगेगा कि हाँ अच्छी बात है, जनसंख्या स्थिरीकरण हो रहा है, जनसंख्या का दबाव कम होगा। लेकिन लंबे समय तक के लिए लेकिन ये निगेटिव है, ये नकारात्मक पहलू है कि अगर कोई बच्चा किसी महामारी के कारण, किसी अप्राकृतिक घटना के कारण या उसकी प्राकृतिक ही मृत्यु हो जाती है तो फिर वहां पर जनसंख्या कम हो जाएगी। और जो जनसंख्या लाभांश के हम कार्यकुशलता की बात करें या उसका आर्थिक विकास में योगदान देखेंगे, वहां पर हम शून्य हो जाएंगे। ठीक है, तो हम ये पाते हैं कि अब आप समझ गए होंगे ना कि 10 पुरुष 10 महिला मिलकर हो गए 20 लोग, और इनका अगर कुल प्रजनन दर है तो कितना गया, 2.2 जो चल रहा था। लेकिन वर्तमान में कितना हो गया है, जो रिपोर्ट कह रही है वो कितना हो गया, 2। ठीक है, और भारत में इसे ये बना के रखा था कि हमें 2.1 तक लेके आना है, यानी कि 20 पे 21 बच्चे ठीक हैं।
10 जोड़े 21 बच्चे पैदा करते हैं, एक बच्चा रिजर्व में या आरक्षित इसलिए कि कहीं कोई दुर्घटना होती है, कुछ होती है तो उसको प्रतिस्थापित करने के लिए एक रिजर्व में रखा जाता था। तो 21 बच्चों की हम बात कर रहे थे, लेकिन ये आंकड़ा 20 का 20 पे आके टिक गया है। ठीक है, लक्ष्य रखा गया था 2.15 और इसी को ही क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन स्तर, यानी कि एक पीढ़ी को प्रतिस्थापन करने के लिए दूसरी पीढ़ी का जन्म लेना, और ये वही पीढ़ी है जो अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता बना रही है। तो कुल प्रजनन दर आप समझ गए होंगे कि ये 15 साल से 49 वर्ष की महिलाएं है ना, जो बच्चे पैदा कर सकती हैं, और उस जीवन काल के दौरान पर जो कुल प्रजनन दर है वो 2 पॉइंट पर आ गई है, 2 होकर रह गई है। ठीक है, पहले कितनी थी, 2.2 थी, और एक लक्ष्य या आंकड़ा जो बनाया गया था वो 2.1 का था। ठीक है, कुल प्रजनन दर में कमी की प्रवृत्ति को अगर हम देखें तो ये किस कारण हो रहा है, ये एक लंबे समय की हम बात करें तो परिवार नियोजन जो कार्यक्रम है ना, परिवार नियोजन कार्यक्रम के कारण में कुल प्रजनन दर की अगर बात करें तो 2015-16 में रिपोर्ट किया गया था 2.2, यानी कि रिपोर्ट 15-16 से जो रिपोर्ट आ रही थी उसमें 2.2 था, लेकिन अभी इस वर्ष की बात करें तो कहां पहुंच गई, 2.0, यानी कि 20 जोड़ों मतलब 10 जोड़े पर 20 लोगों पर 20 बच्चे ही पैदा हो रहे हैं। ठीक है, तो ये है इनकी दर। ठीक है, अगर इसको शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में देखें, एक आंकड़ा और एक भी आया रिपोर्ट में कि अगर शहरी क्षेत्र में देखें तो 1.6, कितना कम है, मतलब 20 लोगों पर 16 बच्चे शहरी क्षेत्रों में, क्योंकि यहां पर हम दो हमारे दो नहीं है, यहां पर हम दो हमारा एक तक ही सीमित हैं ये लोग। ठीक है, और ग्रामीण भारत में देखें तो 2.1 है, जो एक सामान्य एवरेज जो औसत लक्ष्य है वहां तक है। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं कि भाई साहब ये यहां आंकड़ा देखो आप, ग्रामीण क्षेत्रों में लोग ज्यादा सोचते हैं, गरीब लोग सोचते हैं ज्यादा हाथ रहेंगे कमाने वाले तो ज्यादा हमको कमाई होगी, शहर में लोग ये सोचते हैं कि जितना संकुचन होगा, संपत्ति का बंटवारा नहीं करना पड़ेगा तो उतनी तरक्की होगी, तो ये मामला आ जाता है। 1950 के दशक की अगर हम बात करें तो कुल प्रजनन दर 6 या उससे अधिक थी, बहुत बड़ा आंकड़ा। और अगर हम इसके आंकड़े को क्या देखें, हम अगर हमारी पीढ़ी में हम देखें हमारे पापा को या पापा के दादा को, हम देखते हैं 6-6, 7-7, 8-8 भाई लोग हुआ करते थे, 3-4 बहनें, 4-5 भाई, तो यही तो आंकड़ा चल रहा था। लेकिन अभी एक ऐसी पीढ़ी का जन्म हो रहा है, एक ऐसी पीढ़ी बनती जा रही है जहां पर बहुत सारे लोगों को चाचा जैसा सामाजिक जो परिवार का रिश्ता था वो नहीं पता, बुआएं नहीं हो रही हैं लोगों के पास, मतलब बड़े पापा बड़े मम्मी ये भूल गए लोग, क्योंकि एक में ही चल रहा है पूरा परिवार, है ना। फिर दूसरे रिलेशन में जुड़ के हो सकते हैं, लेकिन एक ही पीढ़ी में चाचा की बात करें या मौसी की बात कर लें, है ना, ये रिश्ते चाचा मौसी बुआ ये धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, क्योंकि वही हम दो हमारे एक की कल्पना भी शहरी क्षेत्रों में बहुत चल रही है और धीरे धीरे ये ग्रामीण क्षेत्र में भी जा रही है। हालांकि अभी ग्रामीण क्षेत्र की TFR 2.1 है, लेकिन आने वाले दशकों में हम देखेंगे कि वहां पर भी ये चीज कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये सब चीजें चली। अब कुल प्रजनन दर में गिरावट के कारणों की हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, कि क्या कारण रहे कि जिसके कारण कुल प्रजनन दर में कमी आई। तो सबसे पहले बात करेंगे हम महिला सशक्तिकरण पर। ठीक है, जो आंकड़े आए हैं, है ना, उसके आधार पर अगर हम देखें तो महिला सशक्तिकरण का क्या है, पहले महिला के बात को नहीं माना जाता था या उसके निर्णय की जो भागीदारी होती थी परिवार को बढ़ाने में, वो उसकी भूमिका नगण्य होती थी, शून्य होती थी। जैसे जैसे महिलाएं शिक्षित हो रही हैं, उनका अधिकार बढ़ रहा है, वो आर्थिक रूप से सक्षम हो रही हैं, तो उनकी बातों को भी माना जा रहा है। और अब महिलाएं जो हैं वो सशक्तिकरण होने के कारण उनकी स्थिति उनकी क्षमता के आधार पर ही वो बच्चों को जन्म दे रही हैं। अब वो केवल परिवार की इच्छा से, अपने पति की इच्छा से, अपनी सास की इच्छा के कारण बच्चे पैदा नहीं कर रहे, वो अपनी सामर्थ्यता, अपनी इच्छा और अपनी आर्थिक जो समस्याएं हैं उनका समाधान करते हुए, और सबसे बड़ा कारण है शिक्षा, क्योंकि जैसे जैसे शिक्षा बढ़ रही है वैसे वैसे महिलाएं जो हैं सशक्त होती जा रही हैं। ठीक है, तो यही आंकड़े बता रहे हैं कि परिवार नियोजन की बात करें या विवाह की आयु की बात करें, ये सब महिला सशक्तिकरणियों के संकेत हैं। विवाह की आयु भी बढ़ गई है, अब 18 साल 19 साल 20 साल जो 21 साल की महिलाएं थी, यहां तक विवाह बहुत कम हो रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में मान थोड़े बहुत हो रहे थे, लेकिन शहरी क्षेत्र में 22 23 24 25 26 साल में जाके लड़कियों की शादी हो रही है। ठीक है, पहले
कम उम्र में शादी हो जाती थी तो बच्चे पैदा करने की जो क्षमता या आयु या वर्ष होते थे वो भी अधिक हो जाते थे। तो अब वो स्थिति यहां पर नहीं मिल रही। ठीक है, गर्भ निरोधक संसाधनों का प्रयोग, ठीक है, तो ये भी बहुत उल्लेखनीय परिवर्तन लेके आए हैं। ठीक है, और इन्हीं कारणों के कारण एक क्रांतिकारी परिवर्तन हम देख सकते हैं। ठीक है, नहीं तो पहले यही होता था कि इन संसाधनों के अभाव में जब भी पुरुष और महिलाएं मिलते थे तो फिर हमेशा वो एक जनसंख्या बढ़ाने का जो कार्यक्रम चलता था वो लगातार चलता रहता था। लेकिन इन साधनों के प्रयोग से अब जनसंख्या जो है वो रुकने लगी है, या उसका स्थिरीकरण हम एक मान के चलते हैं इस रिपोर्ट के आधार पर। ठीक है, एक और स्पेसिंग की बात करें कि बच्चों के बीच अंतर। ठीक है, बच्चों के बीच अंतर कैसे माने हम? पहले ये था कि इस साल बच्चा पैदा हुआ, फिर 1 2 3 मतलब लगातार 5-6 साल तक बच्चे। अब परिवारों में ये हुआ कि अगर कोई परिवार अपना नियोजन के साधन अपना रहा है और उसकी योजना है तो एक बच्चे से लेकर दूसरे तीसरे बच्चे तक 2 साल 3 साल 4 साल 5-5 साल के अंतर को भी यहाँ पर देखा जा रहा है, और इसी कारण यहाँ पर जो प्रजनन दर है उसमें कमी आई है। ठीक है, तो आपको ये आंकड़ा रखना है। अच्छा, एक आंकड़ा मैं छोड़ गया यहाँ पे। अखिल भारतीय स्तर पर अगर गर्भ निरोधक प्रसार दर को देखें ना तो पहले 54% थी जो अब बढ़कर 57% हो गई। हालांकि मैंने इसकी पहले चर्चा कर दी थी। ठीक है, अब ये आप देखेंगे यहाँ पे बच्चों के अंतर की विधियों की, तो शुरुआत में नसबंदी के परिणाम स्वरूप मजदूरी मुआवजा प्रणाली या छोटे परिवार के मानदंडों को बढ़ावा देने जैसी कार्रवाइयों से बेहतर प्रदर्शन हुआ है। अगर बोला कि भाई 2 साल का अंतर रखोगे तो इतना प्रतिशत पैसा मिलेगा, या मजदूरी में भी मुआवजा मिल जाएगा, बहुत सारी चीजों ने प्रोत्साहित के रूप में इस अंतर को बढ़ाया है, और इस अंतर के बढ़ने से प्रजनन दर में कमी आई है। तो आपको ये चीजें रखनी है। इसके अलावा सरकार द्वारा किए गए प्रयास। ठीक है, तो भारत सरकार या विश्व की सरकारें भी जनसंख्या नियंत्रण की दिशा में कार्य तो बहुत कर रही हैं, लेकिन व्यक्ति जो है वो कानूनों की अपेक्षा जब तक उसके वैचारिक स्थिति नहीं होगी, वो अपने मन से विद्वान नहीं बनेगा, तब तक कमी कम लाई जा सकती है। लेकिन फिर भी हम ये देख रहे हैं कि भारत जो था जनसंख्या नियंत्रण पे काम तो कर रहा था, और उसने राष्ट्रीय स्तर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किए। ठीक है, इसकी एक बात और बता दूं, परिवार नियोजन शुरू करने वाला भारत विश्व का पहला देश था, और हमने इसमें उत्साहजनक परिणाम भी देखे। ठीक है, हमने गर्भनिरोधक साधनों को बंटवाया है, निःशुल्क बंटवाई हैं, दवाइयाँ गोलियाँ कंडोम्स निःशुल्क बंटवाए हैं। साथ ही हमने कुछ ऐसे प्रोत्साहन जैसे 2 बच्चों के वो रखा कि भाई साहब अगर आपके 2 बच्चे से ज़्यादा हैं तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी, तो उस कारण सरकारी नौकरियों में भी प्रतिबंध लगाना शुरू किया। कई राज्य सरकारों ने भी इसे अपनाया, तो वहाँ से भी जनसंख्या जो थोड़ी थी कमी थी और प्रजनन दर में कमी आने लगी थी। तो ये सरकार के द्वारा किए गए प्रयास थे। हम कुल घटते TFR का महत्व की बात करें या जनसंख्या में कुल प्रजनन दर के कमी के महत्व की बात करें कि इसका महत्व क्या है। अगर इसी तरह से ये कुल प्रजनन दर कमी होती रही तो क्या होगा? जनसंख्या स्थिरीकरण, है ना भाई साहब। जनसंख्या इस तरह से जा रही थी, अभी इस तरह से जा रही थी, यहां से शुरू हुई और बढ़ती जा रही थी, लेकिन प्रजनन दर में कमी आई, तो अब जनसंख्या इसी रेशो, मतलब बात क्या हो रही है, 20 लोगों पर प्रतिस्थापन की दर भी 20 ही है। 2.0 जिसे हम कह रहे हैं, 20 लोग हैं एक पीढ़ी के, उनको अलग करने के लिए भी 20 ही लोग आ रहे हैं। तो क्या होगा? जनसंख्या जैसी है वैसे ही चलती रहेगी। स्थिरीकरण हम जिसे कह रहे हैं। तो TFR 2 का होना देश में लंबी अवधि की जनसंख्या की स्थिरता का एक निश्चित संकेत है। ठीक है, और जिसे हमें हासिल भी करना है। ठीक है, क्योंकि हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, और जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है देश के ऊपर बहुत सारा दबाव है, रोजगार का दबाव है, खाद्यान्न का दबाव है, स्वास्थ्य सुविधाओं का दबाव है, शिक्षा का दबाव है, क्योंकि सभी लोगों को घर देना पड़ेगा रहने के लिए, सभी लोगों को खाने के लिए भोजन, स्वास्थ्य की सुविधाएं, शिक्षा, और इतने संसाधन तो हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो स्थिरीकरण एक बहुत बड़ा अच्छा संकेतक हम मान सकते हैं। TFR 2 तक कम होने का मतलब यह भी है कि भारत ने जनसंख्या स्थिरीकरण का जो लक्ष्य है उसे हासिल कर लिया है, और ये आने वाले 5-10 वर्षों में हमारे लिए बहुत लाभदायक होने वाला है। ठीक है, भारत को एक बहुत बड़ी आबादी के विकास की चुनौती को लेकर बहुत अधिक चिंताएं करने की आवश्यकताएं नहीं रहेंगी। किस कारण? जनसंख्या स्थिरीकरण के कारण। मैंने वही कहा ना, अगर जनसंख्या मुंह खोल के या एकदम विस्फोटक तरीके से नहीं बढ़ेगी तो जो रोजगार के अवसर होंगे वो भी बनेंगे, मिलने लगेंगे। वहीं अगर हम ये बात करें, देखो हम
सीधा सा माने हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वैकेंसी आती हैं 1100, 1200, 1000, 2000 के लगभग, फॉर्म भरते हैं 10 लाख। अगर जनसंख्या ऐसी बढ़ती रहेगी तो फॉर्म भराएंगे 25 लाख, 35 लाख, 40 लाख। 1100 पोस्ट के लिए 40 लाख फॉर्म भराएंगे। लेकिन जनसंख्या स्थिरीकरण होगा, इसी तरह से जनसंख्या बढ़ती रहेगी, रोजगार के अवसर भी धीरे धीरे बढ़ेंगे, दूसरे रोजगार के अवसर में लोग लगेंगे, उनके खाद्यान्न की व्यवस्था अच्छे से हो सकेगी। मतलब जो एक आर्थिक संकट आ सकता है उसमें थोड़ी सी कमी आएगी। लेकिन देखना एक होगा कि यह जो प्रजनन दर कम होने का आंकड़ा है कब तक चलता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें त्वरित आर्थिक विकास। अगले 2-3 दशकों में युवा जनसंख्या शक्ति त्वरित आर्थिक विकास का अवसर प्रदान करेगी। आने वाले समयों में जब ये जो जनसंख्या बढ़ रही है और इसमें जो युवा जनसंख्या है, जैसे हम लोग कह रहे हैं कि हम विश्व की सबसे अधिक युवा आबादी वाले देश हैं, वो एक बात अलग है कि हमारा युवा दिन भर नेटफ्लिक्स पे, अमेजन प्राइम पे अपना फोकट का समय बिता देता है, उसे पता ही नहीं होता कि वो बेरोजगार है या उसे कोई कार्य भी करना है, उसकी कोई उत्पादकता हो सकती है ना। तो ये नकारात्मक पहलू। लेकिन यहां ये माना जा रहा है कि हाँ, हम त्वरित आर्थिक विकास की ओर जा सकते हैं। त्वरित विकास का लाभ उठा लेने के लिए भारत को कौशल के साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य और शिक्षा में निवेश करना चाहिए। एक सुझाव की दृष्टि से या एक अनुमान के आधार पर हम ये कह रहे हैं कि शिक्षा पे हम अच्छा निवेश करें, स्वास्थ्य सुविधाओं पे बेहतर निवेश करें, जिससे क्या हो हम प्रशिक्षण दे सकें, उनकी स्किल डेवलपमेंट कर सकें इस युवा आबादी की, उसका प्रयोग हम अपने आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धि में कर सकें और उसका प्रयोग करने के बाद हम अपने देश को आगे ले जाएं। जनसंख्या वृद्धि में कमी, ठीक है, ये भी उसी के महत्व के तौर पे हम देखेंगे। तो जनसंख्या स्थिरीकरण की हमने बात कर ली, तो थोड़ा सा उसी के साथ जोड़ के इसको देख सकते हैं कि भारत जो है ना, भारत की आबादी दुनिया में सबसे अधिक आबादी होने की संभावना थी। और कब तक थी? वर्ष 2024-28 में। लेकिन अगर ऐसे ही प्रजनन दर में कमी के आंकड़े बने रहे और 2-4 साल और बने रहे तो हम इस आबादी वाले आंकड़े से बढ़ेंगे नहीं और हमारी जनसंख्या में कमी देखी जाएगी, क्योंकि प्रतिस्थापन दर 0 पहुंच जाएगी, 20-20, है ना। तो एक भी ज्यादा नहीं आ रहा है, तो एक स्थिरीकरण के साथ जनसंख्या वृद्धि में भी कमी आएगी। ठीक है, अब चिंताजनक रुझान क्या है? यहां पर इतना सब देख लिया, उसके बाद भी चिंताएं हैं। मतलब हम यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, हम यूपीएससी के विद्यार्थी हैं, तो हमें दोनों पहलुओं को देखना पड़ेगा, सकारात्मक भी और नकारात्मक भी। यहां पे अगर हम बात करें तो महिला नसबंदी में वृद्धि हुई। अब एक बात या एक चर्चा का विषय ये हो सकता है, क्या परिवार नियोजन के साधनों को अपनाने का ठेका महिलाओं ने ले रखा है? क्या केवल नसबंदी महिलाओं की होगी, पुरुष प्रजाति के लिए कोई ऐसे उपयोग नहीं किए जाएंगे? तो वही बात है कि ये चिंताजनक है कि सबसे ज्यादा नसबंदी महिलाओं की हुई है। ठीक है, यहां पर एक आंकड़ा हम देखें, 2015-16 में 36% था महिलाओं का, और बढ़ गया ये, अब कितना हो गया? 38%। ठीक है, 36 से 38% हो गया, लेकिन पुरुषों की नसबंदी में कमी आई है। तो क्या केवल महिलाएं ही नसबंदी कराएंगी? ये चिंताजनक विषय है। पुरुष जो लोग हैं वो इन सब चीजों से क्यों बचते जाते हैं? तो एक सोचनीय विषय है। ठीक है, महिला नसबंदी में वृद्धि से यह पता चलता है कि परिवार नियोजन की जिम्मेदारी महिलाओं पर ही बनी हुई है और पुरुष इस प्रक्रिया में भाग नहीं लेता, यानी कि वो अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रहा है। यहां पर यह समझने वाली बात है। कुल प्रजनन दर संबंधी चिंताएं, यदि इसी तरह से 2.1 बच्चों से कम रही महिलाओं की ये, ठीक है, तो ये दर्शाता है कि वर्तमान पीढ़ी जो है ना, स्वयं को प्रतिस्थापन हेतु पर्याप्त बच्चों को जन्म नहीं दे रही, जो कि जनसंख्या में एक मुश्त कमी ला सकता है। जनसंख्या वृद्धि में एक मुश्त कमी आ जाएगी अगर उतने ही बच्चे जो हैं, देखो इसके पीछे ये कहानी, जैसे हम पहले ज्वाइंट परिवारों में रहते थे, 16-17 लोगों का एक परिवार हुआ करता था। अब 16-17 या लोगों के एक परिवार को चलाने के लिए बहुत अधिक खर्चा करना पड़ रहा है, और रोजगार की कमी हो या हम यूं कहें खाद्यान्न की कमी हो, उस कारण परिवारों में एकल परिवार की स्थिति आ गई है और एकल परिवार में भी एक ही संतान वाली स्थिति बनती जा रही है। तो जब ऐसा होता जाएगा तो अचानक से एक मुश्त जनसंख्या जो है वो कम हो जाएगी, तो वो भी हमारे लिए हानिकारक हो सकती है आगे चल के। ठीक है, इसके अलावा आगे की राह की हम बात करें कि आगे क्या किया जा सकता है, तो व्यवहार परिवर्तन संचार रणनीति। सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए एक लक्षित सामाजिक व्यवहार परिवर्तन संचार रणनीति अपनानी चाहिए, जो कि परिवार नियोजन की जिम्मेदारी ले।
सरकार के कानून, सरकार की योजनाओं के अलावा भी कुछ ऐसे व्यवहारिक परिवर्तन वाली रणनीति लेके आना चाहिए जहां महिलाएं और पुरुष दोनों बराबर स्थिति में परिवार नियोजन के साधनों का उपयोग करें। केवल महिलाएं न करें, केवल पुरुष न करें, मतलब दोनों लोग मिलकर परिवार नियोजन के जो उपाय हैं उनको आगे बढ़ाते रहें। और जनसंख्या स्थिरीकरण भी हो, जनसंख्या अत्यधिक वृद्धि भी ना हो और जनसंख्या धीरे धीरे क्रमशः बढ़ती रहे। ठीक है। पर्यावरण संरक्षण एक बड़ा चिंताजनक विषय के रूप में हम देखते हैं कि हमें यह लगने लगा कि हाँ भाई साहब, हमारी जनसंख्या तो रुक गई है, अब क्यों हम पर्यावरण के लिए चिंता व्यक्त करें, हम क्यों पर्यावरण के संरक्षण करें। तो ऐसा नहीं है। हमें क्या करना है, जनसंख्या स्थिरीकरण का यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि भारत अपने पर्यावरण संरक्षण के कार्यक्रम जो है उनसे ध्यान हटा ले, बल्कि हमें उसी तरह सतत विकास के जो लक्ष्य हैं कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी, हम वर्तमान की पीढ़ियों के लिए भी, दोनों के लिए काम करते रहें और पर्यावरण को संरक्षित करते रहें। तो ये था हमारा कुल प्रजनन दर में घटती हुई जो चर्चा थी उसके ऊपर का पूरा वृतांत। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। तो अब हम बात करने वाले हैं हमारे दूसरे विषय की। ठीक है। दूसरा विषय क्या था हमारा, वैश्विक पोषण रिपोर्ट 2021। ठीक है। ये जो वैश्विक रिपोर्ट 2021 है पोषण के लिए, ये WHO के द्वारा, विश्व स्वास्थ्य सभा के संस्था के द्वारा जो निर्णय लेती है सभी मामलों पर, उसने इस रिपोर्ट को जारी किया। और इसका ये कहना था कि हमने जो वर्ष 2013-14 के दशक में जिस तरह की योजनाएं बनाई थी दुनिया भर से कुपोषण को दूर करने के लिए या पोषण संबंधी मामलों के कुछ लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, हम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और देश भी उस दिशा में कार्य नहीं कर रहे हैं। तो वैश्विक पोषण रिपोर्ट 2021 जो जारी की गई थी, ठीक है, इसने ये बताया है कि भारत ने एनीमिया और चाइल्डहुड वेस्टिंग और स्टंटिंग पर कोई भी प्रगति नहीं की है। यानी कि हमारे महिलाएं जो एनीमिया से प्रेरित हैं वो भी, बच्चों में जो वजन और उम्र के हिसाब से, आयु के आधार पर वजन और ऊंचाई दोनों में भी हमने प्रगति नहीं की है। यानी कि हम बौनेपन से भी लड़ रहे हैं, हम मोटापे से भी लड़ रहे हैं, हम कुपोषण से भी लड़ रहे हैं यहां पर और एनीमिया से भी लड़ रहे हैं। और कोई ऐसी बेसिक जो प्रगति देखी जा सकती थी उन लक्ष्यों के आधार पर वह नहीं देखी गई है। तो हम देखेंगे क्या है। वर्ष 2013 में इस रिपोर्ट के संबंध में क्या हुआ कि न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ इनिशिएटिव सबमिट की गई और इस सबमिट के बाद में इस तरह के लक्ष्यों को प्राप्त करने की घोषणा की गई थी और कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए। इसी तरह की ये पहली रिपोर्ट वर्ष 2014 में प्रकाशित हुई थी, जो जिस रिपोर्ट के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। यह वैश्विक, क्षेत्रीय और विभिन्न देशों के मध्य में विश्व की पोषण स्थिति के बारे में तुलनात्मक अध्ययन करती है। ठीक है। तो ये रिपोर्ट जारी की गई। अब जो रिपोर्ट जारी की गई वो किन आधार पर तय की गई, यानी कि हम बात करें वैश्विक पोषण लक्ष्यों की, जो कब निर्धारित किए गए थे 2012 में। किसके द्वारा? विश्व स्वास्थ्य सभा के द्वारा। अब ये विश्व स्वास्थ्य सभा जो है ना, विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक निर्णय लेने वाली सभा होती है या उसका संगठन के रूप में हम मानते हैं। इसने 2025 तक 6 पोषण लक्ष्यों की पहचान की थी और निर्धारित किए थे कि हमें 2025 आते आते तक इन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करना है। तो एक बार हम पूरे जो 6 लक्ष्य हैं उनको देख लेते हैं। ठीक है। सबसे पहले लक्ष्य की हम बात करें तो इन्होंने बात की थी कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में स्टंटिंग को 40% तक कम करना है। यानी कि उम्र के आधार पर ऊंचाई वाला जो मामला था, यानी कि बौनेपन की समस्या से लड़ना था और इसको कितना करना था, 40% तक लाना था और इससे भी कम करना था। यानी कि 100 में से 40% जो बच्चे हैं इनकी आयु की जो मतलब ऊंचाई और उनके आयु के आधार पर जो अंतर आ रहा है उसको पाटना था। वहीं दूसरे लक्ष्य की बात करें तो 19 से लेकर 49 वर्ष तक की आयु की जो महिलाएं थी उनमें एनीमिया के प्रसार को 50% तक कम करने की बात की गई थी। 2 लक्ष्य दिखलाए हमने, 2 लक्ष्यों को देखा यहां पर, एक स्टंटिंग और दूसरा एनीमिया। तीसरा लक्ष्य यह था कि बच्चों में जन्म के समय कम वजन की समस्या को 30% की कमी सुनिश्चित करना था। एक बड़ा मामला था, जब बच्चे जन्म ले रहे थे तो वो कुपोषित से जन्म ले रहे थे, यानी कि उनका जो वजन था वो बहुत कम था। तो इस वजन की कमी में हमने कहा कि 30% तक की कमी सुनिश्चित करनी थी और ये लक्ष्य कब बनाए गए, 2012 में।
और 2025 तक का टारगेट रखा गया था कि हमें कम करना है। ठीक है, चौथे लक्ष्य की बात करते हैं। बचपन में अधिक वजन ना बढ़े, इस बात को भी सुनिश्चित करना था। आप समझ रहे हैं भाई, यहां पर वजन कम ना हो इस बात को भी देखना है, और वजन अनुपात से अधिक ना बढ़ जाए इस बात को भी देखना है। मतलब अल्प पोषण और अति पोषण दोनों से बचने की बात हो रही थी। तो यह भी एक लक्ष्य रखा गया था। अगला लक्ष्य 5वां, पहले 6 महीनों में स्तनपान की दर को कम से कम 50% तक बढ़ाना था। डॉक्टर्स या विशेषज्ञ जो होते हैं वो कहते हैं कि पहले 6 माह तक माता को अपने बच्चे को ही दूध पिलाना चाहिए, उसमें पोषक तत्वों की प्रचुर मात्रा होती है। लेकिन हाल ही के वर्षों में पाए थे कि 1-2 महीने तक माताएं स्तनपान कराती हैं, उसके बाद बच्चों को बोतल वाला दूध पिलाना शुरू कर देते हैं, या अन्य जो न्यूट्रिशन मिलते हैं बाजार में वो साधनों के ऊपर बच्चे की निर्भरता बढ़ जाती है। लेकिन यहां बात की गई थी कि स्तनपान की दर को हमें 50% तक और बढ़ाना है, ये लक्ष्य निर्धारित किया गया। 6वें लक्ष्य की बात करें तो चाइल्डहुड के लिए वेस्टिंग को 5% तक कम करना और इसे बनाए रखना है। यानी कि यहां पर वजन की कमी से जूझ रहे लोगों के साथ भी यही समस्या थी, और इसको हमें क्या करना था, 5% से कम करना था। उम्र के आयु बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे जो बच्चों की उम्र है उसके समानांतर उनके अनुपात में उनके वजन ना होने की समस्या भी एक बहुत बड़ी समस्या थी, तो उसे भी 5% से कम करना था। ये लक्ष्य रखे गए। अब इन्हीं लक्ष्यों के आधार पर रिपोर्ट निकल के आई। तो रिपोर्ट कहती है, वैश्विक पोषण लक्ष्यों की जिनकी बात की जा रही थी, रिपोर्ट ने यह कहा कि वर्ष 2025 तक विश्व स्तर पर अधिकांश देश ऐसे लक्ष्यों को हासिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कोई प्रगति ही नहीं की इन लक्ष्यों को संभालने के लिए या प्राप्त करने के लिए। तो 2025 आते आते तक ये लक्ष्य जो हैं शून्य हो जाएंगे, उनके यहां पर कोई प्रगति नहीं देखी जाएगी। दूसरा, डेटा उपलब्धता में बदलाव या परिवर्तन। जो 194 देश विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ जुड़े और उनके वैश्विक पोषण लक्ष्यों की दिशा में जो डेटा की उपलब्धता थी या प्रगति थी, उसमें जो प्रगति में पर्याप्त अंतर है, मतभेदता है और भिन्नता पर्याप्त देखी जा रही है। ये रिपोर्ट की बात कर रही है। वर्ष 2025 तक केवल 7 देशों में, और 7 में से भी 6 में मात्र शिशु और युवा बाल पोषण लक्ष्यों में से 4 को पूरा करने की दिशा में ही काम किया जा रहा है मात्र, जबकि कोई भी देश वयस्क मोटापे की वृद्धि को रोकने में या नमक सोडियम सेवन में 30% की सापेक्ष कमी हासिल करने की दिशा पर अग्रसर नहीं है। ना ही कोई देश वयस्क मोटापे को रोकने में कारगर सिद्ध हो रहा है, ना ही उस पर काम कर रहा है, ना ही नमक और सोडियम के सेवन की जो कमी थी 30% थी उसको कर रहा है। क्योंकि नमक जो है वो धीरे धीरे फिर ब्लड प्रेशर की एक बीमारी के रूप में भी देखा जा रहा है कि अत्यधिक नमक सेवन से बीमारियां बढ़ती हैं, और मोटापे के कारण भी इसी को संभालना जा रहा है। ठीक है, तो ये जो लक्ष्य थे उसमें कोई भी किसी ने भी काम नहीं किया। यहां पर एक चीज और देखने का है कि कोविड-19 के प्रभाव ने भी इन चीजों को बिगाड़ा है। विगत 2 वर्षों से पूरी दुनिया कोविड महामारी से जूझ रही है, और इसी कारण हम ये पाते हैं कि जो वैश्विक पोषण लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में काम करने जाने थे वो महामारी के कारण रुक गए हैं या अवरुद्ध हो गए हैं। इसके अतिरिक्त 155 मिलियन लोग जो थे विश्व स्तर पर अत्यधिक गरीबी में चले गए हैं महामारी के कारण। अब गरीबी में जाएंगे तो पोषण के जो साधन थे उनको प्राप्त होते थे उसमें भी कमी आएगी, और उसकी कमी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिस बात की हम बात कर रहे हैं कि पोषण के जो तत्व थे उनमें कमी लाने से रिपोर्ट के आंकड़ों को भी निम्नतर ले आएंगे। तो ये एक बड़ा कारण रहा कोविड-19 के प्रभाव का। आहार सुधार में अल्प प्रगति। पिछले दशकों में आहार सुधार करने में बहुत कुछ प्रगति हुई, और वयस्कों के होने वाली कुल मौतों में से 1/4 का कारण खराब आहार है। ठीक है, अब ये मान के चलो यहां पर कि जिस तरह से पोषण आहार को अच्छा करना था, उत्पादकता के साथ साथ गुणवत्ता युक्त जो पोषण आहार प्रदान करने थे उनमें कमी है, कोई प्रगति नहीं हो रही है। और 1/4 मृत्यु, अगर यहां पर हम बात कर रहे हैं कुल मौतों की 1/4 मौतों का कारण क्या है, अल्प आहार है या खराब आहार है। तो ये 2-3 चीजें जो हैं यहां पर चिंताजनक हैं। अगर भारत के विशिष्ट आंकड़ों की एक चर्चा देखी जाए कि जिन लक्ष्यों की हम बात कर रहे हैं उसमें भारत कहां है, तो रिपोर्ट के अनुसार एनीमिक भारत महिलाओं की बात कर लें कि एनीमिया की दृष्टि से भारत के आंकड़े क्या आ रहे हैं।
ठीक है। 15 से 49 आयु वर्ग की आधी से अधिक भारतीय महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं। ठीक है, उसमें लक्ष्य देख लेते हैं। वर्ष 2016 से वर्ष 2020 की अगर एनीमिक के आंकड़ों की देखें तो वर्ष 2016 में 52.6% एनीमिया से पीड़ित थी, तो वर्ष 2020 में ये आंकड़ा पहुंच गया है 53% पर। मतलब कमी नहीं हो रही, बढ़ोतरी हो रही है। इतनी फॉलिक एसिड या जो तो आयरन की गोलियां बटी है ना महिलाओं के लिए, या बाकी योजनाएं भी जो संचालित की गई, लेकिन उनका कोई जो लक्ष्य था या जो आपूर्ति थी उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी रही होगी, बाधा रही होगी कि एनीमिया से पीड़ित होती जा रही है। परसेंटेज बढ़ रहा है। ठीक है, प्रतिशत में बढ़ोतरी। चाइल्डहुड वेस्टिंग, ठीक है, 5 वर्ष से कम उम्र के 17% से अधिक भारतीय बच्चे इससे प्रभावित हैं। ठीक है, यानी कि उम्र के आधार पर जो उनका वजन है वो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये स्थिति है। भारत भी उन 23 देशों में शामिल है जिनमें चाइल्डहुड वेस्टिंग को कम करने की दिशा में कोई भी प्रगति नहीं की है, या वहां की स्थिति और खराब हो गई है। आगे सुधार तो नहीं हुआ, और खराब हो गई है, तो यह उन 23 देशों में भी शामिल है। ठीक है, चाइल्ड स्टंटिंग, उम्र के आधार पर ऊंचाई की बात करते हैं, बौनेपन की बात करते हैं यहां पर। ठीक है, कम आयु, कम हाइट की, तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे 34% से अधिक बच्चे जो हैं अभी भी इससे प्रभावित हैं। तो चाइल्ड वेस्टिंग की बात करें या चाइल्ड स्टंटिंग की बात करें, है ना, कम उम्र, कम वजन और कम ऊंचाई की बात कर लें उम्र के आधार पर, तो दोनों में ही भारत के जो आंकड़े हैं वो कम हैं। भारत उन 53 देशों में शामिल है जो लक्ष्य को प्राप्त करने वाले हैं। हालांकि यहां काम चल रहा है लेकिन किया नहीं गया, अभी भी इसमें कमी है। ठीक है, वित्त को बढ़ावा, ये क्या है, सुझाव है। इस चीज से दूर कैसे जा सकते हैं, पोषण के मामलों में सुधार कैसे किया जा सकता है, तो वित्त को बढ़ाना। अब वित्त को बढ़ाने से आशय क्या है, जब पोषण के पदार्थों के लिए संतुलित आहार देने की बात होगी, आहार में सुधार की बात होगी, तो इसके लिए पैसा लगेगा, तकनीक लगेगी, संचार कौशल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो असंतुलित आहार और कुपोषण को समाप्त करने के प्रयासों के लिए वित्तीय निवेशों के लिए कदम उठाने की आवश्यकता है। सरकार को एक ऐसा फंड बनाना चाहिए जो इसी दिशा में काम करता रहे, पोषण संबंधी योजनाओं को अच्छे से लागू करवाए और संतुलित आहार जो है वो लोगों तक पहुंचाए। समग्र दृष्टिकोण की जरूरत है। समग्र दृष्टिकोण क्या है, सभी के लिए एक स्वस्थ भविष्य बनाने हेतु संतुलित असंतुलित आहार हो या कुपोषण को समग्र तथा स्थायी रूप से संबोधित किया जाना चाहिए। मतलब हम जब आहार की बात करेंगे या कुपोषण संबंधी बातों की बात करेंगे या स्वास्थ्य, तो इनको अलग अलग ना रखते हुए तीनों को एक ही समग्र दृष्टिकोण से देखना चाहिए और इनको संबंधित विषयों को एक साथ मिलाकर इनके एक साथ मिलाकर इनके निवारण के लिए कार्य किया जाना चाहिए। ठीक है, जवाबदेही और निगरानी तंत्र। जब आप किसी व्यवसाय को लेकर पैसा खर्च करोगे, निवेश करोगे, तो आपको एक ऐसा निगरानी या सूचना तंत्र बनाना होगा जो योजनाओं के संचालन और उनके परिणामों के लिए डेटा विश्लेषण का काम करे, आंकड़ों को जुटाए और निगरानी बना के रखे और उसकी जवाबदेही ले। यानी कि हमें आवश्यकता प्रगति की पहचान के लिए बेहतर डेटा, व्यापक जवाबदेही और व्यवस्थित निगरानी तंत्र की आवश्यकता है और सरकार को इस दिशा में काम करना चाहिए और कदम उठाना चाहिए, जिससे हम वैश्विक पोषण रिपोर्ट को जो आंकड़े हैं उनको जुटलाकर और बेहतर तरक्की कर सकें और सभी लोगों तक पोषण पदार्थों की बात करें या उनके कुपोषण को दूर करने की बात करें तो वहां तक हम लोग समर्थ हो पाएं। तो ये था हमारा दूसरा विषय। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरे विषय की, शहरी भारत में हेल्थ केयर इक्विटी पर रिपोर्ट। ठीक है, जहां शहरी आबादी का मामला आता है और ग्रामीण जनसंख्या का मामला आता है वहां तो मामले देखे जाते हैं, लेकिन शहरों में जब अमीर और गरीब के बीच में भी स्वास्थ्य सुविधाओं की बात आती है तो वहां पर भी एक बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है। एक निजी संस्थान अजीज प्रेमजी संस्थान के द्वारा ये रिपोर्ट बनाई गई और इस रिपोर्ट ने कहा कि शहरी क्षेत्रों के सबसे अमीर लोगों की तुलना में पुरुषों और महिलाओं में सबसे गरीब लोगों के जीवन प्रत्याशा 9.1 वर्ष और 6.2 वर्ष है और ये कमी है।
ठीक है। अगर महिला पुरुषों की बात करें तो 9.1 वर्ष है जीवन प्रत्याशा कम, ठीक है। और पुरुषों की महिलाओं की बात करें तो 6.2% कम, ठीक है। अगर उनकी 80 है, इनकी कुछ और होगी, उनकी 90 है, उनकी कुछ और होगी। मतलब अमीरों की जीवन प्रत्याशा, जीवन जीने का उनका जो आंकड़ा है वो अत्यधिक है और गरीबों में वही कम है। और गरीबों में भी पुरुषों और महिलाओं का जो आंकड़ा है वो भिन्न भिन्न है। और ये रिपोर्ट आई। अब इसमें बहुत सारे हम पूरे मतलब देश में प्रदेशों की भी बात करें तो लद्दाख का देखें, जम्मू कश्मीर का देखें, उत्तराखंड का देखें, ठीक है। अलग अलग आंकड़े यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो रिपोर्ट के बारे में थोड़ा सा जान लें। तो रिपोर्ट क्या थी? भारत के शहरों में स्वास्थ्य कमजोरियों और असमानताओं को दर्शाती है कि किस प्रकार से अंतर है सामाजिक समरसता में, ठीक है। अमीर और गरीब के बीच में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर अलग अलग जो कमियां हैं वो देखने को मिलती हैं। और अगले दशक में स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता, पहुंच, लागत, है ना, और फ्यूचर प्रूफिंग सेवाओं में संभावनाओं पर ध्यान देती है। अगर हमें आज की डेट में ये पता चल जाए कि क्या क्या कमियां हैं, क्या संभावना, चुनौतियां हैं, तो हम आगे वाले भविष्य के लिए उनके लिए तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। अजीज प्रेमजी विश्वविद्यालय द्वारा, ठीक है, मैंने कहा निजी संस्थान, तो अजीज प्रेमजी विश्वविद्यालय द्वारा भारत में 17 क्षेत्रीय गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से ये रिपोर्ट जो है वो जारी की गई, ठीक है, बनाया गया। तो रिपोर्ट के निष्कर्ष देख लें। रिपोर्ट क्या कहती है? शहरी लोगों की संख्या में, ठीक है, भारत के 1/3 लोग अब शहरी क्षेत्रों में रहने लगे हैं, ठीक है। और इस खंड में अगर 1960 की बात करें तो लगभग 18% लोग थे, लेकिन वहीं 2019 की बात कर लें तो 34% लोग हैं जो शहरों की में बस गए हैं या शहरों में रहना शुरू कर दिए हैं। शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लगभग 30% लोग गरीब हैं। अब भाई साहब सीधा सा सिंपल है, अमीर व्यक्ति को छींक भी आती है तो सरकारी अस्पताल की जगह प्राइवेट अस्पताल में जाके इलाज करा लेता है। गरीब आदमी को छींक क्या, बहुत ज्यादा बीमार हो जाए तब जाके वो हॉस्पिटल जाता है। तो अंतर तो आएगा शहरी और गरीबी की स्वास्थ्य सुविधाओं में, क्योंकि पैसा भी नहीं है ना गरीब के पास। सरकारी योजनाओं का लाभ उसे मिल रहा वो अलग बात है, लेकिन हर एक व्यक्ति इन सभी चीजों से अभी अछूता है। अराजक शहरी स्वास्थ्य शासन। रिपोर्ट एक बात और बतलाती है कि जो सरकारी तंत्र है शहरों का वो भी अराजक स्थिति में है, वो भी चरमराया हुआ है। इस रिपोर्ट ने किया है कि गरीबों पर रोगों के अधिक बोझ का पता लगाने के अलावा एक अराजक शहरी स्वास्थ्य शासन की ओर भी इशारा किया गया है। कैसे किया गया है कि बिना समन्वय के सरकार के भीतर और बाहर स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं की बहुलता शहरी स्वास्थ्य शासन के लिए चुनौती है। शहरों में अगर सरकारी अस्पताल भी हैं या सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति है वो अच्छी नहीं है, और इसके कारण ही गरीबों का इलाज जो है या गरीबों को जो जिस तरह की बीमारियां लग रही हैं उनके इलाज उनको नहीं मिल रहा है, तो फिर वो बेचारे कहाँ जाएंगे? निजी अस्पतालों में पैसा चाहिए, वो तो गरीब है। और अब शहरी अमीर के क्या लिए? पैसा भी है और उसके लिए संसाधन भी है। गरीबों पर भारी वित्तीय बोझ, है ना, गरीबों पर भारी वित्तीय बोझ और शहरी स्थानीय निकायों द्वारा स्वास्थ्य सुविधा में निवेश में एक बड़ी चुनौती है। जब कोई बड़ी बीमारी ऐसी हो जाती है जो जीवन घातक हो सकती है, उसके इलाज के लिए सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं हैं तो कई दिनों तक, अगर उसे सोनोग्राफी कराना है तो बहुत दिनों तक नंबर आ रहा है, जब तक हो सकता है आदमी मर जाए, ठीक है। लेकिन वही स्थिति कि अगर वो निजी संस्थानों में जाके इलाज कराएगा तो वहां उसके पास पैसा नहीं है, और पैसा नहीं है। और यही स्थिति अगर हम शहरी अस्पतालों की बात कर लें तो संसाधनों की कमी है, मतलब एक निवेश नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण गरीबों पर भारी वित्तीय बोझ पड़ रहा है स्वास्थ्य सुविधाओं का। तो रिपोर्ट हमें ये बतलाती है, ठीक है। इसके अलावा सुझाव क्या है जो इन सब चीजों को दूर कर सकते हैं, ठीक है। सामुदायिक भागीदारी और शासन को मजबूत बनाना। जहां कमजोर वर्ग रहता है, मतलब कमजोर वर्ग की जो आबादी है, वहां विभिन्न प्रकार की सहरूणता सहित स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति पर एक व्यापक गतिशील डेटाबेस तैयार करना चाहिए। उनके आंकड़े जुटाए जाने चाहिए, किस क्षेत्र में कौन व्यक्ति रह रहा है, उसकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं क्या है, ठीक है। और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से विशेष रूप से जो प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं होती हैं उनको देखभाल करने वाले लोगों के लिए एक अच्छा तंत्र तैयार करना चाहिए, और इस प्रकार की जो सुविधाएं हैं उनको एक मजबूती के साथ में लोगों को प्रदान करना चाहिए, ठीक है। और सरकारों को कदम उठाना चाहिए कि जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं कम से कम उन्हें तो इतना अच्छा बना दिया जाए कि प्रारंभिक जो बीमारियां हैं लोगों की, सर्दी जुकाम हो गया, बुखार हो गया, क्योंकि यही बीमारियां जब बिगड़ती जाती हैं तो वो बड़े बड़े रोग बन जाते हैं,
तो जब शुरुआत में ही इलाज मिल जाएगा तो फिर बड़ी बीमारियों की ओर नहीं जाएंगे। गरीबी के वित्तीय बोझ को कम करने के नीतिगत उपाय बनाना पड़ेंगे। एक दिन, 2 दिन, 1 महीने, 1 साल का काम नहीं है। अगर इस तरह से गरीबों के ऊपर से वित्तीय बोझ को कम करना है तो कुछ ऐसे रणनीतिक नीतिगत उपाय बनाने होंगे जो लंबे समय तक इन लोगों के लिए फायदेमंद सिद्ध हो जाएं। समन्वित सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एक बेहतर तंत्र, निजी स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों के लिए एक सुव्यवस्थित शासन का निर्माण करना होगा। अब अगर सार्वजनिक मतलब सरकारी तंत्र की बात करें तो वहां पर अच्छी सुविधाएं, और निजी तो उनके ऊपर भी लगाम लगानी पड़ेगी कि किसी भी प्रकार की दवाई का रेट ये है, इस प्रकार की अगर इलाज कर रहे हो तो इससे ज्यादा पैसे आप नहीं ले सकते हो, क्योंकि यही तो अंतर है। निजी संस्थान वाला बीपी की जांच पता चला 200 रुपए में कर रहा है, सरकारी में फ्री में हो जाती है। शुगर की जांच उसने बोल दिया मैं तो 500 रुपए में करूंगा। तो कुछ ऐसे निगरानी तंत्र, ऐसा कंट्रोल होना चाहिए ऐसे संस्थानों के ऊपर कि वो अनावश्यक या अत्यधिक पैसा जो है वो ना ले पाए। कोविड-19 महामारी ने एक मजबूत और संसाधन वाली स्वास्थ्य प्रणाली की आवश्यकता पर जोर दिया और हमें ध्यान भी देना होगा, क्योंकि हो सकता है आगामी समय में इस प्रकार की कोई अन्य बीमारियां भी आ जाएं तो उनसे भी तो हमें दूर जाना है, ठीक है। और इनका समाधान किए जाने से सबसे कमजोर वर्ग को लाभ होगा, ठीक है, जिनके लिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि गरीब लोगों में ही तो अंतर देखा जा रहा है। अमीरों के पास तो पैसा है तो वो निजी संस्थानों में भी जाके इलाज करा लेते हैं अपना, लेकिन गरीबों की स्थिति आती है तो वो बेचारे बेसहारा तरह यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, और इलाज अगर सही समय पे नहीं मिलता तो उनकी मृत्यु भी हो जाती है। फिर उनके परिवार अनाथ हो जाता है, और कई बार ऐसा होता है कि वही व्यक्ति जो होता है पूरे घर में कमाने वाला होता है, तो फिर एक अलग ही प्रकार की एक समस्या खड़ी हो जाती है। तो इन स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कार्य किए जाने चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।